नमस्कार, संसद टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको दिखा रहे हैं बजट 2022-2023 के बारे में, बजट की उन खास बातों के बारे में जिनका दूरगामी असर होने वाला है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच भारत का ये बजट भविष्य की दिशा तय करने वाला है। यही वजह रही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट अगले 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। खासकर कैसे कोरोना काल के बाद भारत व्यापार, निर्माण और उत्पादन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का मुकाबला करते हुए निवेशकों के लिए रोड मैप दे पाएगा। We are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. सरकार ने शुरू से ही ढांचागत विकास के लिए कई तरह की नीतियों की शुरुआत की है। इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत सरकार की कोशिश 60 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने की होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में ई पासपोर्ट भी जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। इससे विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। दूसरी ओर डाकघरों में भी अब एटीएम लगेंगे। सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का कदम है। इससे जब कोर बैंकिंग डाकखानों में हो जाएगी तो डाकखाने कमर्शियल बैंक से भी जुड़ सकते हैं और कहीं से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकाउंट। बैंक इंटरनेट बैंकिंग खुल जाएगी, डिजिटल बैंकिंग खुल जाएगी। उससे ये सुविधा जो ईज़ ऑफ लिविंग इन द रूरल एरियाज़ है वो और भी अच्छी हो जाएगी। देश की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है और इस बजट के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार आवंटित किया गया है, मैं समझता हूं कि एक नए हिंदुस्तान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा ये बजट। इसके अलावा बजट में पेयजल को प्राथमिकता दी गई है ताकि आने वाले समय में गांव से लेकर शहर तक में सबको स्वच्छ पेयजल दिया जाए। इससे देश में फैली कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है, उसका सार्थक परिणाम आए हैं और भी इस बजट में लगभग 60,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि का आवंटन पेयजल में किया गया है। जो घर घर नल की व्यवस्था की जाएगी, जल की व्यवस्था की जाएगी, एक बड़ा ये अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे कोई वर्ग और कोई तबका नहीं है जो इससे अछूता रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना 7 इंजनों से संचालित होगी। इनमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रा शामिल है। PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. इसके चलते देश में सड़क, पुल, ऊर्जा, रेल नेटवर्क और स्पेक्ट्रम को मजबूती मिलेगी। देखिए, ये जो बजट है इसके मूल में अगर आप केवल एक जो एम्फेसिस है, जो फोकस है प्राइम मिनिस्टर की जो गति शक्ति मास्टर प्लान है, अगर केवल हम उसको ही लें तो आप देखेंगे कि उसके जो अंग प्रत्यंग हैं, चाहे वो रोड है, सिविल एविएशन है, रेलवे है, पोर्ट्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, और वो भी एनर्जी कंप्लायंट तरीके से और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ते हुए अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं उसको छूता है। देखिए, बजट बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें जो हमारे फोकस एरियाज हैं, खासतौर से कोविड के बाद जिस प्रकार का हमको ग्रोथ चाहिए, जिन सेक्टर्स में पैसा चाहिए वहाँ पर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा महत्व दिया गया है। एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का ऐलान किया। इसमें रेलवे की अहम भूमिका होगी। 400 के करीब ऐसी वंदे भारत गाड़ियां चलाई जाएंगी जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों को सहूलियत भी होगी। बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री ने पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान को और मजबूत बनाने की बात कही। वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम गतिशक्ति प्लान से पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। ये परियोजना पूरे देश में ढांचागत विकास को गति दे रही है। इसकी लागत 107 लाख करोड़ रुपए है। अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का हमेशा जोर रहा है। इसीलिए 2022 के आम बजट में सरकार ने इस ओर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। कृषि पर भारत की निर्भरता को देखते हुए बजट में दीर्घकालिक तौर पर इस क्षेत्र में उद्यमशीलता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत करते हुए करीब 10 बिंदुओं में इस विषय का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। जैसे इस साल किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी ट्रांसफर करना, पहले चरण में गंगा किनारे 5 किलोमीटर के एग्रो कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग करना, ऑयल सीड का आयात कम कर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, ड्रोन समेत डिजिटल और हाईटेक तकनीक तक पहुंच बढ़ाना, राज्यों को कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, नाबार्ड के जरिए एग्रो स्टार्टअप, ग्रामीण उद्यमों का वित्त पोषण करना, फल और सब्जियों की सही कीमत सुनिश्चित करना शामिल है। बजट में बहुत सारी और प्रावधान हैं, उन पर एम्फेसिस है, जहां पर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स में आप देखेंगे कि लोगों को रोजगार के अवसर और हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अवसर उसमें मिलेंगे। बात अगर बीते वर्षों की करें तो फरवरी 2020 में कृषि क्षेत्र के लिए बैंकों को 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे फरवरी 2021 में बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। साथ ही कृषि उत्पादों के निर्यात में 22 और उत्पादों को शामिल किया गया। खास बात यह है कि ये वो वर्ष है जब सरकार किसानों की आय को 2 गुना करने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। इसे लेकर खेती में नवाचार के साथ साथ किसान सम्मान निधि जैसे कदम भी शामिल हैं। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री और निजी फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गई। मध्यम और लघु उद्योगों के विकास के लिए इस बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट लाइन की व्यवस्था की गई है। इससे बड़े पैमाने पर स्थानीय उद्योगों को ताकत मिलेगी। आने वाले वर्षों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की गई है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को भी मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ये बीमार पड़े लघु उद्योगों के लिए संजीवनी का काम करेगी। कोरोना काल में लघु और मध्यम उद्योगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए। इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि वो जो लघु और मध्यम उद्योग जो पिछले दिनों कोरोना काल में काफ़ी नुकसान में आए थे, उनको फिर से पुनर्स्थापित किया जाए और जो लोग रोजगार से बाहर निकले थे उन लोगों को नए रोजगार के अवसर मिल पाए। वित्त मंत्री ने बजट में देश के पर्यावरण को बेहतर बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को जारी रखने का संकेत दिया। वित्त मंत्री ने शून्य जीवाश्म ईंधन और जीरो बैटरी स्वैपिंग जैसे मुद्दों पर सटीक नीतियां अपनाते हुए ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार की गंभीरता इंगित की। केंद्रीय बजट 2022 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी पेश की है। इसके तहत सरकार ने नए स्पेशल मोबिलिटी जोन पेश किए हैं, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ही होंगे। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि ये जोन पेट्रोल,
डीजल से चलने वाले वाहनों से मुक्त होंगे। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने दूरगामी लक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि बजट 2022 अगले 25 वर्षों में भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि पर्यावरण से जुड़े विषयों के लिए सिंगल विंडो मैकेनिज्म बनाया जाएगा। उच्च क्षमता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं घरेलू सौर क्षमता का उत्पादन लक्ष्य 280 गीगावाट तय किया गया है। कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर पड़े बुरे असर को दूर करने के लिए निर्मला सीतारमण ने 200 नए शैक्षिक टीवी चैनलों को स्थापित करने की घोषणा की। ये कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक हर वर्ग के लिए और कई भारतीय भाषाओं में होंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाकर देसी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को टैक्स में छूट देकर घरेलू उद्योगों को मजबूत किया जाएगा। फिलहाल भारत में लगभग 300 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। वित्त मंत्री ने आयकर में कोई परिवर्तन नहीं किया है, जो कोरोना महामारी से जूझ रहे मध्य वर्ग के लिए बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। बजट में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को भी ध्यान में रखा है। भारत ने वर्ष 2022-23 के बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके अलावा म्यांमार के लिए भी 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। भूटान को 2,266 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बांग्लादेश और नेपाल के लिए 300 करोड़ और 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। साथ ही अफ्रीका के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये थी इस बजट की कुछ खास बातें जिसका निश्चित तौर पे दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस बजट में जहां भारत की जनता का, भारत के उद्योगों का ख्याल रखा गया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का और संकट से जूझ रहे देशों का भी ख्याल रखा गया है। संसद टेलीविजन के लिए संसद भवन परिसर से मैं अखिलेश सुमन।